हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। तो आज है 19 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। तो आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द पर्सन इन न्यूज़, दिस गाय, ही इज़ द ऑलराउंडर रॉजर बेनी। रॉजर बेनी, रॉजर बेनी। So he is going to be the next BCCI president, BCCI president, replacing सौरभ गांगुली। नाउ इनके बारे में आपको कुछ बताऊं तो ये 67 ईयर ओल्ड है और 1983 जब फर्स्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आया था, ही इज़ द पार्ट ऑफ द मैच। ये एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रॉजर बेनी। और इनके पास कई सारी क्रिकेट हैट्स भी हैं, ऑलराउंडर की, वेटरन की, कोच की, नेशनल सिलेक्टर की। सो ही इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत कुछ है पेपर में, पूरा पेपर भरा पड़ा है और हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको निपटाने की। नाउ शुरुआत है एंटी स्मोक गन्स से। ठीक है, गवर्नमेंट हाइक एमएसपीज, ऑब्वियसली वीट से रिलेटेड है। ठीक है, वीट की जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। नाउ रशिया यूक्रेन वॉर, इसके ऊपर है ये, इट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स माने जयशंकर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर एक एडिटोरियल है और ये खुद एक टॉपर ने लिखा है। यस, ये खुद टॉपर ने लिखा है, तो देखेंगे उनके एक्सपीरियंस और उनका क्या कहना है। ब्लॉकिंग IMEI, ये बैंगलोर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको हम शॉर्ट में कवर कर रहे होंगे। ईरान एथलीट, अगेन ईरान माने हिजाब का कुछ अगेन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ट्रस्ट से सॉरी, देख के पता चल रहा है, ठीक है, उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो मेजर्स हैं, उसको लेके उन्होंने सॉरी बोला है और उन्होंने क्या कहा है फर्दर, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। चाइना हायरिंग, ये भी यूनाइटेड किंगडम की ही न्यूज़ है, उनका कुछ क्लेम है चाइना के ऊपर, तो वो देखते हैं कि वो कैसे उनके आर्मी पर्सनल्स को उनकी हायरिंग कर रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। एनवायरनमेंट चेंजेस के ऊपर एक आर्टिकल है, उसके ऊपर एक्चुअली एडिटोरियल है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। CM वर्सेस गवर्नर, तो बेसिकली जो पूरा टॉपिक है ये केरला का है, बट हमें इसमें से रिलेवेंट क्या है, हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट इसमें से रिलेवेंट ये है कि गवर्नर कैन गवर्नर रिप्लेस रिप्लेस CM, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द इशू। नाउ RBI हाइक्स द रेट, तो RBI ने भी एक रेट्स हाइक करें, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इकोनॉमिक्स के सेक्शन से रिलेटेड है। नाउ बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, क्वेश्चन फॉर ऑल। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ EU? हाउ मेनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ EU? व्हाट इज EU? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। तो आपको बताना है कितने देश यूरोपियन यूनियन को मिलकर बनाते हैं, यूरोप की कंट्रीज मिलकर बनाते हैं। कितने देश हैं? 20 हैं, 27 हैं, 24 हैं, 21 हैं। सो आंसर बताइएगा कमेंट में और इसका सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़। तो शुरू करेंगे आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल न्यूज़ से। बिल्किस केस कन्विक्ट आउट ऑफ जेल फॉर 1000 days ईच बिफोर द रिलीज। ना तो जो बिल्किस बानो का केस था, बिल्किस बानो, ठीक है, 2002 का केस था। तो इसमें 2002 में उनको 14 साल की सज़ा हुई थी। कितने की? 14 साल की। एक्चुअली लाइफ टाइम थी। ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ था किनको? 11 कन्विक्ट्स को, 11 कन्विक्ट्स को। ये रहे उनके नाम, 11 कन्विक्ट्स के। इन 11 लोगों को क्या हुआ था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, बट ये इनको एकदम से गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिलीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। कैसे? ये रिलीज कैसे? गवर्नमेंट का ये कहना था, गुजरात गवर्नमेंट ने ये हवाला दिया है कि ये इन लोगों का बिहेवियर देखते हुए, इन लोगों का बिहेवियर देखते हुए इनको रिलीज कर दिया गया है। तो एक्चुअली होता भी है कि अगर किसी क्रिमिनल का बिहेवियर ठीक है तो उसकी सज़ा कम करा दी जाती है, ये कह के कि कहीं ना कहीं ये सुधर गया है, ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ही इज़ नॉट दैट टाइप कि उसको वो वाली सज़ा मिली, अब वो ऐसा नहीं रहा, तो ये देखते हुए उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो नाउ इनको रिलीज़ कर दिया गया।
सज़ा कम होती है और इनको रिलीज़ ही कर दिया गया बिहेवियर का हवाला देते हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, ठीक है, कई सारे पिटिशनर्स ने फाइल करा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब केस जाने के बाद जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये चीज़ सामने निकल कर आई कि ये जो 11 कन्विक्ट्स हैं, ये 11 जो कन्विक्ट्स हैं, ये रिलीज़ से पहले, अपने रिलीज़ से पहले ये 1000 डेज़ तक ईच, एक-एक, हज़ार-हज़ार दिन तक बाहर था जेल से। हाँ, 1000 दिन समझते हो 3 साल, तो 3 साल से जेल में ही नहीं थे। मतलब जो लोग 3 साल से 1000 डेज़, 1000 डेज़ से जेल में ही नहीं थे, उनका बिहेवियर क्या देखा तुमने? उनका बिहेवियर देख के जो उनको दिया गया है, वो क्या देखा? सबसे पहला सवाल तो ये। और दूसरी चीज़ जो आती कि था 1000 दिन से बाहर कैसे थे? उनको लीव मिली कैसे? ठीक है, उनको ये लीव मिली कैसे? तो देखो, इसके ऊपर ना गुजरात गवर्नमेंट ने 2 रीज़न्स बताए हैं, किस पे? पेरोल और फरलॉफ। अब देखो पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है किसी स्पेसिफिक रीज़न की वज़ह से, किसी स्पेसिफिक रीज़न, बहुत स्पेसिफिक रीज़न की वज़ह से क्या उनको लीव मिलती है कुछ दिनों की, जब तक भी काम होता है, ठीक है? क्रिमिनल्स को लीव मिलती है, कितने? कुछ स्पेसिफिक डेज़ की पेरोल पे। और फरलॉफ क्या होता है? फरलॉफ मैक्सिमम जो दी जाती है, वो भी एक रीज़न की वज़ह से होता है, बट उसमें मैक्सिमम जो होता है वो 14 डेज़ होता है। समझ रहे हो? 2 हफ्ते, 2 वीक्स। और यहाँ तो इन्होंने 3 साल लगाए हैं। तो किस हिसाब से इनको 3 साल के लिए 1000 दिन, 1000 दिन, देखो एक-एक का देखो 1000 दिन, ये इनके नाम हैं, ठीक है? इनकी एज के हिसाब से, एज है इनकी और नाम है। इनको देखो कितने-कितने की दी गई, सिर्फ़ इसमें एक है, जिसका 1000 से कम है और वो भी 2 दिन कम है। तो क्या ही रह गया? 1000 हैं, सभी के 1000 हैं, ठीक है? सभी के 1000 थे। तो इनको कैसे इतनी डेज़ की लीव मिल गई? 1000 दिन की। और इनकी फरलॉफ देखिए जो कि कितने 2 वीक्स की, 14 दिन की, जो 14 दिन की दी जाती है, वो लीव इनको कितने-कितने की मिली? 200, 200, 150 से ऊपर, 150 से ऊपर। तो इतने की इनको लीव मिली है, 300 तक की भी मिली है भई। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? एक तो न्यूज़ ये है, ठीक है? और दूसरी आती है, अभी मैंने आपको अपनी पिछले उसमें बताया भी था, इंटरपोल के बारे में, ठीक है? इंटरपोल के बारे में, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइज़ेशन। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक जो प्ली था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसको डिनाई किया था। उसको क्या किया था? डिनाई किया था। अब वो प्ली क्या था? वो एक्चुअल में प्ली था एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है? रिपब्लिक फ्रंट, कुछ ऐसा नाम था उसका, ठीक है? उसमें वो एक काम करने वाला खालिस्तानी एक्टिविस्ट था, ठीक है? तो गवर्नमेंट का कहना था कि इसको रेड नोटिस भिजवाया जाए। देखो, जो ये होता है ना, क्या नाम है, इंटरपोल, ठीक है? इंटरपोल, इसमें कई सारे नोटिस होते हैं, ठीक है? उसमें से एक होता है रेड नोटिस। तो बेसिकली रेड नोटिस क्या करता है? रेड नोटिस होता है कि ये कह देना कि जो बंदा, जिसके खिलाफ आपने वांटेड का लिस्ट डाली है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। क्या करा जाए? अरेस्ट करके उसको उस गवर्नमेंट को दिया जाए जिसकी वो डिमांड है। तो इसको रिजेक्ट किया था इंटरपोल ने। इंटरपोल ने इसको रिजेक्ट किया था, क्या कहते हुए? कि ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं, ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं, ये क्या है? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ठीक है? ये कहकर उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर अभी क्या कहा है? एक्चुअली क्या हुआ था, जो इंटरपोल के चीफ हैं, नसेल अर रईसी, ये न्यू दिल्ली आए, ठीक है? एक मीटिंग में, ठीक है? तो इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर माने मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों उनसे मिले। तो मोदी जी की स्टेटमेंट है कि ऐसे लोगों को, देयर कैन बी नो हेवन, नो सेफ हेवन फॉर द करप्ट, टेररिस्ट, ड्रग कार्टेल, पोचिंग गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऐसे लोगों को जो ये चीज़ कमिट करते हैं, पोचिंग करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, करप्ट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई सेफ हेवन नहीं है। तो उन्होंने कहीं न कहीं, जो इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें इस बात को छेड़ा कि ऐसे क्राइम कमिट करने वाले लोगों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और सिर्फ़ ये कह देना कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इज़ नॉट जस्टिफाइड। हमें एक्शन लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उनके स्टेटमेंट्स देखने चाहिए, इनका ये कहना है।
नाउ ये एक बहुत दिनों से चल रहा है टॉपिक और मैं कई बार इसको कवर भी कर चुका हूँ अलग अलग एंगल से। तो ये है गाम्बिया के ऊपर। तो गाम्बिया में एक्चुअली क्या हुआ था, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, 66 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ इंडियन कफ सिरप। एक इंडियन कफ सिरप की वजह से। हाँ, कफ सिरप इंडियन। तो एक बहुत बड़ी चोट थी इंडिया के, किसको, फार्मास्यूटिकल, जो उनकी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द हब ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडियन मेडिसिन, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, दुनिया में कहीं भी चले जाओ। ठीक है। तो ऐसे में एक देश में, अफ्रीका के एक देश में 66 चिल्ड्रंस, वो भी चिल्ड्रंस, इनका उनकी ऐसी डेथ हो जाना, और ये WHO की रिपोर्ट थी। तो उनकी ऐसे एकदम डेथ हो जाना कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को हार्म करता है। सो अब क्या है, गाम्बिया की तरफ से क्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो इसको सीधे सीधा मर्डर बता रहे हैं। अब कंपनी कौन सी थी ये फार्मास्यूटिकल? ये थी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, मेड इन फार्मा ये कंपनी थी। तो इसके ऊपर काफ़ी एंगर है लोगों का। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे, मैं एक बार रिकॉल करा दूं। गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाया था, एक कमेटी बिठाई थी एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिए गए थे मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। पहला तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी, जो हरियाणा बेस्ड ये कंपनी है, उनकी जो फैक्ट्री थी उसको पहले बंद करा गया। ठीक है, उनका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद किया गया। उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें ये चीज़ बाहर आई कि जो वो कंपनी है उसका बैच नंबर, उस जो उनकी मेडिसिन थी कंपनी की, उनका बैच नंबर, उनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये मिसिंग थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो इंसॉल्वेंट्स थे, कुछ इंसॉल्वेंट्स की बात हुई थी, ठीक है, उसकी इनएप्रोप्रिएट जो थी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पर रजिस्टर्ड थी। तो ये सब कहीं ना कहीं शक बिठा ही रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट वहाँ पर इंडिया को, गाम्बिया में इंडिया को एक सही तरीके से नहीं देखा जा रहा। हालांकि गाम्बिया गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, हम इस बात को भी फॉलो कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं गाम्बिया को अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग काफ़ी एंगर में हैं और कह रहे हैं दिस इज़ मर्डर। ठीक है। और नाउ ये न्यूज़ तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, BCCI के नए प्रेसिडेंट। ठीक है। और ही इज़ ऑलराउंडर, और साथ साथ डॉग रेस्क्यूअर हैं, गोल्फर हैं, एंगलर हैं। ठीक है। और अब ये एक ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द अपडेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो IB मिनिस्टर, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एड्रेस करते हुए कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि जो गवर्नमेंट है वो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हाइक कर रही है। ठीक है, 6 रबी क्रॉप्स, 6 कौन कौन सी हैं ये? एक तो है वीट, ठीक है, वीट। दूसरी आती है बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सेफ्लार। ये जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, इनके क्या MSP हाइक कर दी गई है। अच्छा, तो जो वीट है वो हो गया है 110 पर कुंटल। ठीक है, 110, 110 पर कुंटल। और जो मसूर है वो 500 रुपीज़, 500 पर कुंटल। रैपसीड एंड मस्टर्ड रुपीज़ 400, सेफ्लॉर 209 ग्राम, 105, बार्ले 100 पर कुंटल। ये प्राइसेस बताए जा रहे हैं रबी क्रॉप्स के। तो इसको जो है सपोर्ट किया गया है और कहा गया है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये एक गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट स्टेप है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्राइसेस हाइक होंगे, इन्फ्लेशन पर और असर पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे स्टॉक्स को बचाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी लाएगा। तो इसके बारे में बात करी गई है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे सिर्फ डेटा वगैरह ही ऐसा खास लिखा है, बाकी इसमें और कुछ अलग है नहीं। स्टेट वाइज डेटा लिखा है, तेलंगाना, बंगाल, सो ये सब 7 स्टेट्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, रशिया यूक्रेन वॉर एंड द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर यूज। तो बेसिकली हमारा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि रशिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर यूज की क्या चांसेस हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया, रशिया, और रशिया का और इस वॉर का क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे, और थोड़ा लॉन्ग टर्म की जो जियोपॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये है कौन? ये हैं DB वेंकटेश्वर वर्मा। ये एक्चुअली IFS ऑफिसर रह चुके हैं टू रशिया। ही इज अ डिप्लोमेट टू रशिया। नाउ
इनका क्या-क्या कहना है? इनका सबसे पहले तो इन्होंने रशिया के बारे में बताया, उसकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में और जो उसका एक इवोल्यूशन है कि वो इस सिचुएशन तक आ गया है कि वो ये कह रहा है कि हमारे एक्जिस्टेंस पर बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे। अब देखो, रशिया का भी ये है नो फर्स्ट यूज़, यस रशिया का भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है और इंडिया की भी। बट बट दोनों में फ़र्क क्या है? देखो दोनों में फ़र्क ये है कि रशिया ये कहता है कि हम नो फर्स्ट पॉलिसी तो है, बट वो सबके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारी सोवरेनिटी पर, जो हमारे एग्जिस्टेंस पर, जो हमारी लैंड पर अगर करते हैं, अगर हमारी लैंड पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी देश हमारी लैंड पे अटैक करता है, हमारी खुद की, तो हम उसकी लैंड पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। बट इंडिया का थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का थोड़ा-सा डिफरेंस है। इंडिया कहना है नो फर्स्ट यूज़, नो फर्स्ट यूज़, ऐसी थोड़ी अंटिल अंटिल द थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, अंटिल थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो इन दोनों में ये थोड़ा-सा एक माइनर डिफरेंस है। नाउ रशिया जो है ना 30 साल में काफ़ी बदला है। देखो जो पुतिन है, उनके जो स्टार्टिंग का टाइम था ना, जो उनका स्टार्टिंग थी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है? वो काफ़ी अच्छी थी। एक गोल्डन एज में उन्होंने एंटर किया था। कैसे? मतलब गोल्डन, उनको गोल्डन नहीं मिला नहीं था, उनकी स्टार्टिंग गोल्डन रही थी। क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने अपना पद सँभाला, उस टाइम पर रिसेशन आया हुआ था। ठीक है? काफ़ी एक्सट्रीमिज़्म, टेररिज़्म ये आया हुआ था। इकोनॉमी डूब रही थी धीरे-धीरे, स्टेबिलिटी जा रही थी कंट्री में से। ठीक है? पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो पॉपुलेशन फैक्टर तो हालाँकि अभी भी है, और रही बात इकोनॉमी वगैरह की, तो वो तो सैंक्शन वगैरह की वजह से थोड़ी अनस्टेबल है। बाकी रशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शूट अप करी है। तो रशिया जो था ना, अब पिछले 30 सालों में काफ़ी बदला है पुतिन के आने के बाद से। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, बहुत सारे चेंजेस करे, ही इज़ लाइक द हीरो। लोगों ने उनको एकदम हीरो की तरह देखा, उनकी इमेज बहुत अच्छी भी बनाई गई। ठीक है? और एक चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से बदली, बट एक चीज़ है जो नहीं बदली और एक्चुअली बदली भी थी, जो इन्होंने डिस्कस भी किया है, वो थी जियोपॉलिटिक्स। वो कुछ टाइम के लिए बदली थी, बाद में वो फिर वहीं उसी पोज़ीशन पर आ गई और कहीं न कहीं इसका ब्लेम जो रशिया है, वो वेस्ट को देता है। वेस्ट की उसने कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए उसने हमेशा, वेस्ट ने हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाइयाँ करवाई हैं, डिस्प्यूट्स करवाए हैं नेबर्स में। ठीक है? तो जो 200 साल में जो एक चीज़ नहीं बदली वो है जियोपॉलिटिक्स। ठीक है? अब ये हाँ, यही एक बात कही थी व्हिच वाज़ डोरमेंट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जो कोल्ड वॉर हुई थी रशिया और यूएस के बीच। ठीक है? तो उसके बाद से देखा गया कि थोड़ी-सी जियोपॉलिटिक्स में कुछ टाइम के लिए चेंजेस आए थे। कुछ उनके रिलेशंस अच्छे हुए थे। रशिया ने हेल्प किया था यूनाइटेड स्टेट्स को अफ़गानिस्तान में, ठीक है? और जो 9/11 का अटैक हुआ था, उसमें भी रशिया ने यूएस का सपोर्ट दिया था, ठीक है? जो जॉर्ज बुश थे, उनके साथ मीटिंग करी थी व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स थे और कहीं न कहीं यूएस और रशिया के रिलेशंस सुधर रहे थे। बट अब फिर बिगड़े कैसे? व्हाट वेंट रॉन्ग? सो गलत क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? तो देखो इसमें यूएस का और रशिया का अलग-अलग कहना है। क्या कहना है इनका? यूएस का कहना ये है कि रॉन्ग वहाँ हुआ जब रशिया ने अपने नेबर्स को अपने नेबर्स को सप्रेस करना शुरू किया। क्या? सप्रेस करना शुरू किया और अपनी अथॉरिटीज़ जमाने लगा कि जो मैंने कहा है वो करो। रशिया का ये कहना है कि वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ाई और हम एज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देखो यूएस अपने आप को एक डेमोक्रेसी का मसीहा दिखाता है, ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन कंट्रीज़ का सपोर्ट किया और रशिया का डायरेक्टली उन्होंने कभी भी रशिया को अपोज़ नहीं किया था, बस उन कंट्रीज़ का सपोर्ट किया था और वो भी रशिया को बुरा लगा। रशिया का इस पे क्या कहना है? देखो रशिया का इस पे यही कहना है कि जो यूएस है, वो हमें देख नहीं पाता अपने इक्वल पे। बस ये है, इसलिए उसने हमारे नेबर्स में डिस्प्यूट करवाया। उनको लगा कि रशिया कैन बी इट्स कॉम्पिटिटर, तो उन्होंने रशिया के नेबर्स में डिस्प्यूट करवाया, ठीक है? और उसमें 2 पार्ट करवा दिए, एक तो जो रशिया सपोर्टिंग है और एक यूएस सपोर्टिंग है। ऐसा रशिया का कहना है, ठीक है? अब इन सब चीज़ों में देखा जाए ना, तो
साफ है कि रशिया ना शुरू से ऐसे मेजर्स नहीं लिए रशिया ने। अगर देखा जाए तो एक टाइम पर रशिया वॉज एबल टू कंसोलिडेट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। रशिया की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी। कैसे? उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छा इंगेज किया था अपने आप को। जैसे पहले रशिया थोड़ा आइसोलेट था, जो कि आज के टाइम हो गया है दोबारा। उसने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज किया अपने आप को। जो कोल कोल है, वो जो ट्रेड उन्होंने शुरू किया कोल का, ऑयल का, गैस का, किसको? यूरोप को। यूरोप और स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन बनाया यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं रशिया ने अपने आप को काफ़ी इंगेज कर लिया था दुनिया के साथ, और यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेटिकली काफ़ी एक्टिव हो गया था। ठीक है, और उसने ये भी करा कि इंडिया के साथ अच्छे कॉपरेशन बनाए, और वहीं चाइना के साथ भी अच्छे कॉपरेशन बनाए। बट हालात भी कुछ ऐसे थे, जो जो कि इनका कहना है, जो एक्स आई एफ एस हैं, इनका कहना है कि कुछ हालातों की वजह से भी हुआ। अगर देखा जाए तो जो सीरिया, वो केस, सीरिया का केस, फिर इराक में इन्वेजन, तो इन सब इंसिडेंट्स को लेकर यूएस और रशिया में दोबारा से डिस्प्यूट देखने लगे। ठीक है, तो जहाँ पर यूएस एक चीज़ को सपोर्ट करता है, रशिया दूसरी चीज़ को करता। अब फिर अफगानिस्तान का जो केस हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, हालांकि दोनों ने का करना एक ही चीज़ था, बट यूएस ने कहीं ना कहीं रशिया को अपोज किया। जहाँ रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प से और टेररिस्ट की हेल्प से, एग्जैक्टली टेररिस्ट को यूएस ने फंड किया, उनको बढ़ाया, और वो बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, रश अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, और बाद में उसी टेररिस्ट ग्रुप ने 9/11 अटैक किया। बट तब भी रशिया ने 9/11 में भी सिंपैथी दिखाई थी यूएस को, उसको सपोर्ट में खड़ा हुआ था, और हर जगह यूएस का साथ दिया था रशिया ने 9/11 अटैक के बाद भी। ठीक है, अब देखो, अब अगर थोड़ी रशिया की अगर हम बात करें, तो देखो रशिया को ना हमेशा से यही दिखा है, यूएस ने ना नेबर्स में डिस्प्यूट कराया है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो 2008 में देखने को मिली थी, 2008 में नेटो का एक्सपेंशन, जो नेटो पहले था उस पर रशिया ने आर्ग्यू किया, वो सब ठीक था। बट बाद में जो नेटो का एक्सपेंशन हुआ और धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और अब बिल्कुल बात बॉर्डर पर आ गई, यूक्रेन, तो वहां पर रशिया को रहा नहीं गया। जब कोई रशिया की नहीं सुन रहा था, लिटरली कोई नहीं सुन रहा था, तब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन करना शुरू किया। यहाँ से बात बिगड़ी। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग दे रखी है न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में। न्यूक्लियर ऑप्शन को हम खुद इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि रशिया का और उनका क्या स्टांस है। ओन एग्जिस्टेंस वाली बात मैंने बताई कि दोनों में क्या थोड़ा सिमिलैरिटी है और क्या थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस। तो देखो, अभी हम सैंक्शंस की बात करें तो मैंने बताया कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो गया था ग्लोबली, रशिया, बट बाद में अब वो फिर से आइसोलेट हो गया है। वो किस वजह से? वो हुआ है सैंक्शंस की वजह से। अब सैंक्शंस का है, इन्होंने स्विफ्ट एक तो फैच कर लिया। अब देखो, जो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी के जो जो भी देश थे, जो यूक्रेन सपोर्टिंग कंट्रीज थी, उन्होंने जो अपने कंट्रीज को फैच किया, अपनी कंट्रीज को शट डाउन करवाया रशिया से, वो तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आता इकोनॉमी पर। इम्पैक्ट किससे आया? जो स्विफ्ट है, जैसे कि स्विफ्ट, वो सैंक्शन लगाया गया, स्विफ्ट का सैंक्शन। तो कहीं ना कहीं जो यू है और जो यूएस है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन करी थी। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ज़्यादा सोच लिया था कि हम ये स्टेप्स लेंगे सैंक्शंस के, तो रशिया बिल्कुल डूब जाएगा, वॉर रोक देगा, रुक के उसकी फंडिंग खत्म हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा इन पर ही प्रॉब्लम आई। जब रशिया ने और उसके जो रशिया ने अपनी सप्लाईज गैस की वो कट करी, प्राइस हाइक करे, ऑयल के प्राइस हाइक करे, ठीक है, उसके बाद कोल सप्लाई रोक दी, तो एनर्जी क्राइसिस वगैरह आ गई। तो एटलीस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन आया हुआ है यूरोप में, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है यूरोप में, क्राइसिस जो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रशिया की वजह से ही चल रहे हैं। उन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगाया, रशिया ने उन पर लगाया। तो जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं, उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ा है इकनॉमी पर। कहीं ना कहीं जो उनका मार्केट है रशिया का, उस पर तो इम्पैक्ट है, वो पड़ा है। ठीक है, बट जो उनकी इकोनॉमी है रशिया की, उस पर नहीं पड़ा। और देखा जाए तो जो सैंक्शन रशिया ने लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सभी देशों ने मिलकर सैंक्शन लगाए, उसका असर नहीं हुआ, जो रशिया ने लगाया उसका असर हुआ। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा है, द आई थिंक जो इन्होंने कहा है डीबी वेंकटेश वर्मा ने, I think both the EU and US made a miscalculation, yes, miscalculation on the efficiency of their sanctions. The Russian Central Bank and the Russian Financial Ministry took the number of actions, जो उनका सेंट्रल बैंक है जैसे हमारा आरबीआई है और जो उनकी मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने नंबर ऑफ एक्शंस लिए टू री इंट्रोड्यूस द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द रूबल, जो उनका रूबल है, जो उनकी करेंसी है रूबल, एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट internally despite the fact that the number of Russian banks were cut off from SWIFT system. तो स्विफ्ट सिस्टम से उनके बैंक्स कट ऑफ हो गए हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो डील नहीं कर सकते हैं, डॉलर में तो कर नहीं सकते हैं, अपने रूबल में कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रूबल को स्ट्रांग बनाया और स्टेबिलिटी किस में लेके आए, इन टर्म्स ऑफ रूबल में लेके आए, जिससे फायदा ये हुआ उल्टा उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। जहां पर एक टाइम पर रूबल की जो वैल्यू थी वो 200 तक चली गई थी, वो बाद में 50 तक आ गई। अब करंट रेट क्या है, ये अराउंड 40 और 50 पे झूल रहा है। तो देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये अपनी पोजीशन को ले आए दोबारा, 200 सैंक्शन लगते ही, और जब उन्होंने रूबल स्ट्रॉन्ग किया था 40-50 हो गई। ठीक है, एंड द रशियन सेंट्रल बैंक एंड द मेजर वेस्टर्न बैंक्स वर कन्फिस्टिकेटेड। तो देखो जो इनका जितना भी कैश था, जो जिनकी प्रॉपर्टी थी आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड द नेशन, वो सारी की सारी क्या कर ली गई, फ्रीज कर ली गई। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद भी रशिया ने, और रशिया के बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका सेंट्रल बैंक, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करी मार्केट में रशिया के। ठीक है, अब इस पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की, तो देखो चाइना को रिसेंटली रशिया को चाइना की ज़रूरत है। रशिया को अभी हर उस देश की ज़रूरत है, लाइक सऊदी अरेबिया। अभी आपको पता होगा OPEC प्लस में इन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने शुरू करे हैं। ठीक है, जहाँ पर यूएस के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं अरब देशों से, तो कहीं ना कहीं रशिया इज़ डूइंग, जहाँ पर रशिया के रिलेशंस यूरोप से ख़राब हुए हैं, वहाँ पर जो रशिया है उसके रिलेशंस अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ्रीका और अरब कंट्रीज से बहुत बढ़िया हुए हैं। ठीक है, कैसे, अभी कुछ टाइम पहले देखा गया था अफ्रीका से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, नमीबिया जैसी के आसपास एक कंट्री है वहाँ से, कि रशिया पे अटैक मतलब हमारे देश पे अटैक, यूरोप पे उस पे उस पे सॉरी अफ्रीका पे अटैक। तो ये सारी न्यूज़ आ रही थी निकल कर, और अरब कंट्रीज़ के साथ जो डील्स हैं, जो पाइपलाइन दोबारा बिछाने की बात करी गई है, वो सब। अभी पाकिस्तान के साथ रशिया की एक डील हुई थी। ठीक है, कि मतलब डील नहीं हुई थी बट यही बात हुई थी कि हम पाइपलाइन लेके जाना चाहते हैं साउथ एशिया तक। उसके बाद से यूएस को देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, कि इसी वजह से कि गैस की पाइपलाइन वहाँ तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि न्यूक्लियर तक बात पहुँची, और न्यूक्लियर यूज़ का क्या स्टांस है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। और एक स्टेटमेंट जो उन्होंने हेडिंग में भी दी और लिखा भी है कि रशिया यूक्रेन are well aware of the results. Russia Ukraine are well of the results. Now next move on to the next topic. हाँ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी स्टेटमेंट आई है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी है और बाद में ट्वीट्स भी करे हैं इसके ऊपर। तो हम टोटल जो इन्होंने एग्रीगेट इनकी तरफ से जो इनका जो स्टांस है, वो जो इन्होंने चाइना और जो इंडिया का जो इस टाइम पर करंट जो रिलेशन है बेसिकली ऑन द बॉर्डर, स्पेसिफिकली ऑन द बॉर्डर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इनका ये कहना है कि इंडिया और चाइना का आज 2020 में रिलेशन को एकदम नॉर्मल कर देना काफ़ी चैलेंजिंग है, बट ये ऐसा एस्पेक्ट है जो साइड नहीं रखा जा सकता। दूसरी चीज़ इन्होंने कही है कि अगर इंडिया और चाइना को अगर ये एशियन सेंचुरी बनाना है तो इनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और अगर साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, कोई एक समय नहीं आएगा। जो आज हम इमेज बनाएंगे वही कल इमेज बनकर सामने आएगी। तो आज हम अगर नॉर्मल रखते हैं, एक दिन में रिलेशन चेंज नहीं होते, दोनों देशों को मिलकर धीरे धीरे अपने टाइज नॉर्मल करने चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर भी चीज़ें नॉर्मल रहें। और इन्होंने ये कहा है कि इंडिया, अब जो इंडिया का स्टांस इन्होंने कहा है, इन्होंने यही कहा है कि इंडिया भी नॉर्मेलिटी और स्टेबिलिटी की तरफ चाहता है अपने स्टेप्स को। ठीक है, और एंड में इन्होंने एक बात कही है कि दिस कैन ओनली बिकम
सस्टेनेबल ऑन द बेसिस ऑफ 3 म्यूचुअल्स। कौन कौन से? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट। क्या कहा है? म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट। इन 3 टर्मिनोलॉजीज को इन्होंने यहाँ पर बोला है। नाउ द नेक्स्ट, कि जो यूनाइटेड किंगडम की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लिज ट्रस, ठीक है, वैसे सबको पता ही होगा, मैं रोज के रोज कवर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रोज ही न्यूज़ आ रही है यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। तो इसकी जो जो अभी नई प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्रस, इनकी तरफ से सॉरी आया है। इनकी तरफ से क्या आया है? सॉरी आया है। क्यों? तो एक्चुअली हुआ क्या है, इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे हैं, तो उसकी तरफ से इनका कहना है कि उसके लिए मैं सॉरी हूँ। जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने भी इसके लिए मना करा था, इन्होंने फिर भी किया, और रिजल्ट क्या रहता है? इकोनॉमिक डूबने लगती है, उनकी करेंसी क्रैश कर जाती है। जो एक टाइम पर पाउंड जो पाउंड एक टाइम पर 100 तक था उसका रेट, आज वो यूएस डॉलर के बराबर हो गया है। ठीक है, जो एक्चुअली डॉलर का जो रेट था, जो डॉलर का रेट था किसके लिए? पाउंड के लिए, वो 100 था। आज ये डॉलर और पाउंड दोनों बराबरी पे आ गए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री देखा गया है कि लंदन में अनस्टेबिलिटी देखी जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेडी। तो इन्होंने सॉरी बोला है, और आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वेंट टू फार एंड टू फास्ट। तो एक्चुअली इन्होंने सही कहा है, इन्होंने ये वाली बात सही कही है कि ये इन्होंने बहुत जल्दी स्टेप्स लिए हैं। स्टेप्स गलत नहीं है, पर इन्होंने जल्दी लिए हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली द वन न्यूज़ जो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आ रही है। ठीक है, एक और न्यूज़ है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ही। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो है चाइना से रिलेटेड। अब चाइना से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये? इन्होंने कहा है जो आरएएफ हैं, आरएएफ होते हैं रॉयल एयर फोर्स। तो जो यूनाइटेड किंगडम की एयर फोर्स है, यूनाइटेड किंगडम की एयर फोर्स, रॉयल एयर फोर्स, तो उनके जो एक्स हैं, जो उनके एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स पायलट हैं उनके, वो चाइना उनको हायर कर रहा है। मतलब जो रिटायर्ड एयर फोर्स के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनको चाइना हायर कर रहा है। तो इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम का क्या कहना है और उनको क्यों आपत्ति है इसमें? तो देखो, वो एक्स हैं, वो क्या है, वो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के आर्मी के काम के तो है नहीं, बट चाइना उनको हायर कर रहा है, तो इससे यूके को प्रॉब्लम क्या है? और चाइना कहीं ना कहीं क्यों हायर कर रहा है? देखो, चाइना की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, शायद कल तक आए, या देखते हैं क्या होएगा, मैं कवर करूंगा। बट यूनाइटेड किंगडम की जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करते हैं। यूके गवर्नमेंट का जो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनका ये कहना है कि चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो चाइना की आरएएफ है, ठीक है, जो चाइना की रॉयल एयर फोर्स है, वो कई सारे एयरक्राफ्ट्स के एक्सपर्ट्स की तरह, उसमें कई सारे एयरक्राफ्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे जो एयर सिस्टम्स हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं, और चाइना उनके एक्स पर्सनल्स को हायर कर रहा है, जिसकी वजह से वो पता लगा सके कि वेस्ट के जो वेपन्स हैं उनका सिस्टम कैसे काम करता है, जो कि एक एक्चुअली इंटरनल सिक्योरिटी है, इट्स अ थ्रेट। और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के ही नहीं है, यूनाइटेड किंगडम इज़ अ सप्लायर, यूनाइटेड किंगडम यूके इज़ अ सप्लायर। अभी रिसेंटली जयशंकर जी ने भी कहा था कि वेस्ट ने हमें वेपन्स देने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो यूके की तरफ ही था, यूएस और यूके। तो जो यूके है, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो नेटो रिलेटेड हैं या यूरोपियन यूनियन रिलेटेड हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, आशियान कंट्रीज़, आशियान माने जापान की तरफ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन देशों में जहाँ पे चाइना का डिस्प्यूट चलता है और जहाँ चाइना की ज़्यादा बनती नहीं है और यूनाइटेड किंगडम का ज़्यादा है, उन देशों में, उन सभी देशों में आरएएफ के जो वेपन्स हैं, जो आरएएफ की मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सभी यहाँ पर इन्होंने सप्लाई कर रखे हैं, एक्सपोर्ट कर रखे हैं। और आरएएफ के जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, फॉर्मर्स, जो उनके रिटायर्ड हैं, ठीक है, फॉर्मर्स, तो वो सब उसका सिस्टम जानते होंगे, कहीं ना कहीं उनको पता होगा कैसे काम करता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ इसलिए एक थ्रेट है, और दूसरी चीज़ ये भी कि और कई सारे भेद होते हैं, कई सारी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आर्मी पर्सनल्स को ऑब्वियसली पता ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि चाइना उनका मिसयूज़ करता है। देखो, अब जब चाइना कई खूब सारा पैसा देगा, जब ऑलरेडी वो चाइना को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि चाइना पैसा दे रहा है, उनको खरीद रहा है। बट बट अगर वो चाइना और पैसे देके उनको कहने लगा कि कुछ भेद बताओ, तो वो भी बता देंगे। तो यहाँ पर एक ये क्या है, उनके लिए एक थ्रेट है। ठीक है,
नाउ एक न्यूज़ ना ईरान से भी आ रही है, इसको भी शॉर्ट में कवर करेंगे। तो जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैंने आपको उसमें बताया था, पिछले अपने लेक्चर्स में बताया है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमने कई सारे एडिटोरियल्स कवर करे हैं, कई सारे आर्टिकल्स कवर करे हैं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से, जो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, वहीं से ईरान का डिस्कशन किया था। आपको एक वीडियो भी दिखाई थी 2014 की, वी आर हैप्पी इन ईरान, ऐसा कुछ था वो। ठीक है, तो तेहरान, हाँ, हैप्पी फ्रॉम तेहरान, वी आर हैप्पी फ्रॉम तेहरान, तो उसके ऊपर वीडियो बताई थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चली आ रही है, चली आ रही है। अभी एक और कंट्रोवर्सी हो गई, और ये भी हिजाब पर ही हुई है। क्या हुआ? एक जो एक ईरान की एथलीट थी, एथलीट, उनकी वीडियो भी है, आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा। तो वरी ग्रोज फॉर ईरान एथलीट हु कम्पीटेड विदाउट हिजाब। तो एक ईरान की एथलीट है जिसने एक स्पोर्ट्स का नाम मुझे एक्चुअली नहीं पता, अगर यहाँ मेंशन हो तो मैं बताऊंगा। तो साउथ कोरिया में हुआ था ये स्पोर्ट्स। तो उसमें क्या होता है ना, दीवार होती है, उस पर चढ़ना पड़ता है। मुझे स्पोर्ट्स का नाम नहीं पता, बट मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें देखा था कि उस दीवार पे चढ़ना पड़ता है। तो उस दीवार, अभी देखो यार, स्पोर्ट्स है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उस स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो शायद इसलिए उन्होंने हिजाब नहीं पहना होगा। ठीक है, अब इसके दोनों कारण हो सकते हैं, कहीं तो स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से नहीं पहना, और दूसरा हो सकता है कि उन्होंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि उनको प्रोटेस्ट करना था। तो इसके ऊपर चल रहा है कि वो साउथ कोरिया में है अभी, और अब वो ईरान वापस जाएंगी। उन्होंने बिना हिजाब के ये स्पोर्ट्स परफॉर्म किया, अब वो ईरान वापस जाएंगी। तो उनके साथ क्या होता है, इस बात को लेकर क्या एक डर चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो दुनिया भर के देश हैं, वो क्या इसके ऊपर स्टांस लेते हैं और क्या करते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द GS2 सेक्शन, पॉलिटी। सो बेसिकली टसल इन केरला, ये पॉलिटिक्स है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किससे लेना देना है? कहना गवर्नर डिसमिस अ स्टेट मिनिस्टर, कहना गवर्नर डिसमिस अ स्टेट मिनिस्टर, ये है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो हमें इससे लेना देना है। अब हमें ये एक सवाल है हमारे सामने कि एक गवर्नर क्या डिसमिस कर सकता है एक स्टेट मिनिस्टर को? स्टेट मिनिस्टर क्या, जो सीएम के अंडर जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब मैंने यहाँ वर्ड बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्चुअली यहाँ लिखा भी है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिंट मैं दे देता हूँ, यूनियन एंड स्टेट, ये हिंट है। आपको आंसर बताना है कमेंट में, और अगर आपको नहीं आता तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नाउ अब सवाल हमारा है कि क्या गवर्नर डिसमिस कर सकता है स्टेट मिनिस्टर को? तो देखो कानून में क्या लिखा है, सबसे पहली बात तो जो कानून के बारे में, गवर्नर के बारे में कानून में है, वो है 153 से 161 आर्टिकल के बीच। क्या लिखा है इसमें? इसमें जो हमारे पढ़ने की बात है वो ये है कि एक गवर्नर इज सिमिलर, स्टेट गवर्नर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, एक स्टेट गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के बराबर होता है अपने स्टेट में। मतलब जो रिलेशन यूनियन गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंट में होता है, ठीक है, वही होता है किसमें? एक स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर में। मतलब जो कंट्री के लिए, जो नेशन के लिए प्रेसिडेंट है, वही एक स्टेट के लिए गवर्नर है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको गवर्नर थोड़ा समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये एक लिंक सेट करता है यूनियन और स्टेट के बीच। ठीक है, नाउ गवर्नर क्या वाकई में एक स्टेट मिनिस्टर को कर सकता है? तो अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, ठीक है, अब हम उन पे बात करेंगे। देखो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। एक जजमेंट में कहा गया है कि अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गवर्नर इंटरफेयर करे, वरना एक मोरल ड्यूटी की बात है यहाँ पर। इसकी मोरल ड्यूटी, इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ मोरल ड्यूटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। क्या कि एक गवर्नर की मोरल ड्यूटी है कि वो पॉलिटिक्स में ना पड़े। और यही चीज़ प्रेसिडेंट के लिए भी कराती है कि प्रेसिडेंट किसी पार्टी का नहीं होता। तो ऐसे ही ये कहा गया कि गवर्नर की ड्यूटी है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ही आए, वरना वो पॉलिटिक्स में ना पड़े। दूसरी कहना क्या है कि एक जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर, वो किसी भी किसको, जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उनको डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, वो उनको डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकता। अब होता क्या है, इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद क्या करा जाता है, उसके बाद एक सीएम फेस होता है, तो वो सीएम बनता है। अब उस टाइम पर क्या होता है ना, कोई फेस नहीं होता, और स्टेट मिनिस्ट्री का फेस जैसे यूनियन में होता है ना, वो वहाँ नहीं होता।
ठीक है, ऐसे ही जब हम प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शंस में देखते हैं, तब भी प्राइम मिनिस्टर का ही फेस होता है और कोई और फेस नहीं होता, वो बाद में आते हैं। वो कौन करता है? वो अप्रूवल लेना पड़ता है स्टेट में। सीएम अप्रूवल लेता है किससे? सीएम डायरेक्ट अप्रूवल लेता है गवर्नर से, और प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल लेता है किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ये होता है, एक चीफ मिनिस्टर गवर्नर से लेता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से। तो गवर्नर जो है ना, गवर्नर वो डायरेक्टली किसी स्टेट मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करता। तो ये डिबेट है कि वो किसी स्टेट मिनिस्टर को अपॉइंट तो करता नहीं है, तो क्या वो डिसमिस कर सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यस, वो कर सकता है, बट इसमें सीएम की मंजूरी होनी चाहिए। ये बात है। अगर किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कोई एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन को, लेजिस्लेशन को या फिर एग्जीक्यूशन को प्रॉपरली उनमें एग्जीक्यूट होने में देश में, तो गवर्नर कर सकता है, बट उसके लिए सीएम की मंजूरी चाहिए। तो दिस इज द एक प्रॉब्लम जो यहाँ आकर खड़ी होती है कि ये क्या मंजूरी चाहिए किसकी? सीएम की। ठीक है, नाउ इसमें यही सारे सवाल हैं, यही जवाब हैं। थोड़ा सा आपको अगर पढ़ना ही है ना, तो प्लेजर के बारे में पढ़ना आप। ठीक है, सीएम इसके गवर्नर का प्लेजर में ये कॉन्सेप्ट क्या है प्लेजर का, इसके ऊपर आप पढ़ना। और ऐसे कुछ अलग खास नहीं है, बस हमें इसी का जवाब चाहिए था, वो हमें मिल गया कहीं ना कहीं। नाउ द नेक्स्ट, तो आएंगे अपने क्वेश्चन पर वापस। मैंने क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ ईयू, कितने नेशन यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 20, 27, 24 या 22? सही आंसर है 27। इसका सही आंसर है 27। तो 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो किसके पार्ट हैं? यूरोपियन यूनियन के। पहले 28 था, और 28 वो कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।